नमो नमः। आज की कक्षा में पढ़ना है प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार के इतिहास में समझेंगे पाषाण काल में बिहार की स्थिति कैसी थी, पाषाण काल में बिहार कैसा था, पाषाण काल की क्या प्रमाण हमें जो है सो आज मिली है। तो पाषाण, पाषाण अर्थात होता है पत्थर और काल अर्थात समय। तो पाषाण काल यानी पत्थरों का समय। उस समय हमारे जो पूर्वज थे वो पत्थरों के औजार इत्यादि का प्रयोग किया करते थे। अभी की तरह आधुनिक औजार नहीं था उस समय। तो बिहार के दक्षिण भागों में आदि मानव के निवास का प्रमाण हमें मिलता है, वो उसकी साक्ष्य हमें मिलता है। पाषाण कालीन बिहार को निम्नलिखित 4 भागों में जो सो विभाजित किया गया है। तो वह कौन कौन सी भाग है और क्या क्या उसमें कहा जाता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम जो सो ये पूर्वज हुए आदि मानव जिसकी बिहार में जो साक्ष्य है सो दक्षिण बिहार में मिला, और इसको समझने के लिए 4 भागों में बांटा गया। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इस 4 भागों में विभाजित किया। क्या क्या? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब औजार हो या कोई बर्तन इत्यादि हो, सब पत्थर के ही हुआ करता था, इसीलिए उसका नाम पड़ा पूरा पाषाण काल। प्राचीन अवशेष जो है पूरा पाषाण काल का, बिहार में सबसे प्राचीन अवशेष पूरा पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। बिहार में सबसे प्राचीन अवशेष किस काल का प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ियों के फाल, चाकू, खुरपी आदि मिलते हैं। उस समय पत्थर की कुल्हाड़ी, उस समय लोहा नहीं था, तो पत्थरों के औजार बना करके उस समय की जो मानव था शिकार पर निर्भर रहते थे, शिकार करके भोजन यापन करते थे, अपना जीवन यापन करते थे। तो उन्हें औजार बनाने की आवश्यकता हुई जानवरों को मारने के लिए, तो पत्थरों का ही ने प्रयोग किया। तो पत्थर का ही कुल्हाड़ी बनाया, खुरपी बनाया, है ना, और चाकू एवं तमाम कई सारी वस्तुएं जो उनके उपयोग में हुआ करता था वो उनका निर्माण किया। तो बिहार में सबसे प्राचीन अवशेष पूरा पाषाण काल से ये प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ियों के फाल, चाकू तथा खुरपी आदि मिलते हैं। ये औजार मुंगेर जो है, मुंगेर जिला, अभी वर्तमान में मुंगेर जिला के भीम बांध, नालंदा, गया आदि में उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए। जो भीम बांध है वहां मुंगेर जिला में और नालंदा, गया इत्यादि में खनन कार्य हुआ ना, तो उत्खनन कार्य के दौरान जैसे प्राप्त हुआ। तो जो जमीन के अंदर दब चुकी है तो वो हमें कैसे पता चलेगा? तो किसी कारणवश जब जमीन की खुदाई होती है तो उसका कुछ कारण प्रयोग करने के लिए, जैसे बांध बनाना है, कोई फैक्ट्री कंपनी लगाना है या कुछ भी करना है, पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो उस समय जो खनन होता है, उस समय जो जमीन को खोदा जाता है तो उस समय निकलता है। उसी तरह से जब वहां उत्खनन के दौरान उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ तो उस समय यह साक्ष्य जो है वहां से हमें प्राप्त हुआ। तो पता लगाया गया कि यह जो चीज है तो पूरा पाषाण काल से संबंधित है, हमारे पूर्वज जो है इसका प्रयोग करते थे। तो बिहार में पूरा पाषाण काल का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ? मुंगेर, नालंदा, गया आदि से प्राप्त हुआ। मुंगेर, भीम बांध, नालंदा, गया आदि से प्राप्त हुआ। उसके बाद मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष मुख्यतः मुंगेर की भीम बांध से प्राप्त हुए। मुंगेर जिला के भीम बांध है वहां से प्राप्त हुआ है। तो एक बात गौर करने की है कि पूरा पाषाण काल का भी साक्ष्य मुंगेर के भीम बांध से प्राप्त होता है और मध्य पाषाण काल का भी जो सो अवशेष मुंगेर के भीम बांध से प्राप्त होता है। इससे पता चलता है कि पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक जो सो यहाँ लोग जीवन यापन करते रहे होंगे। इस काल के अवशेष अविभाजित बिहार के सिंहभूम, रांची, पालुम, धनबाद तथा संथाल परगना से भी प्राप्त हुए हैं। और मध्य पाषाण काल में जो सो और कई जगह, कई स्थानों से हमें साक्ष्य मिला है, उसका प्रमाण है। तो मुंगेर के भीम बांध से तो मिला ही, वहां से प्राप्त हुआ। इसके साथ जो अविभाजित बिहार के
अविभाजित अर्थात जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था, झारखंड इत्यादि उड़ीसा इत्यादि भी सब साथ में था, तो अविभाजित, अब तो विभाजित हो चुकी है, बंगाल प्रांत से अलग हुआ, उड़ीसा से अलग हुआ, झारखंड से अलग हुआ, तो अविभाजित बिहार की सिंहभूम रांची, रांची जो झारखंड उस समय बिहार में ही था, जब खुदाई की कार्य संपन्न हुई थी तो उस समय रांची भी बिहार ही में था। पालुम, धनबाद तथा संथाल परगना से भी मध्य पाषाण काल की जो साक्ष्य हमें मिली है। यहाँ से प्राप्त औजारों में कुछ छोटे आकार के पत्थर के समान मिले हैं, तो जिसे तेज धार और नोक है, तो कुछ छोटे औजार भी थे, कुछ बड़े औजार भी थे, तो उसमें तेज धार और नोक, जब औजार बनाएंगे तो उसमें तो धार तो स्वाभाविक है, उसमें बनेगा ही, बनाएंगे ही, ऐसे औजारों की साक्ष्य हमें मिली है मध्य पाषाण काल की। कहां से? तो रांची, पालुम, धनबाद, संथाल परगना और मुंगेर के भीमबांध से। ठीक है, इसके बाद जब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसका नव पाषाण काल का भी साक्ष्य हमें बिहार में मिला। तो नव पाषाण काल, इस काल में अवशेष मुख्यतः उत्तर बिहार से प्राप्त हुआ। यह तो बिहार की झारखंड, रांची, पालुम, धनबाद, उसे तो दक्षिण बिहार से प्राप्त चल रहे, सुनने से ही, देखने से ही। अब जो नव पाषाण काल की जो अवशेष प्राप्त हुआ, वो अवशेष हमें उत्तर बिहार से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? उत्तर बिहार से। तो नव पाषाण काल, इस काल के अवशेष मुख्यतः उत्तर बिहार से प्राप्त हुए हैं, जैसे चिरांद सारण से, चेचर वैशाली में आदि। चिरांद सारण से प्राप्त पत्थर तथा हड्डियों के बने औजार विशेष उल्लेखनीय है। तो जो हमें उत्तर बिहार में प्राप्त हुआ, सारण के चिरांद नामक जगह से, वैशाली के चेचर नामक जगह से, सारण के चिरांद नामक से जो प्राप्त पत्थर और हड्डियों की जो है सो औजार हमें मिला। तो उस समय हड्डियों की भी औजार का प्रयोग किया जाता था और पत्थर का भी, तो हड्डी और पत्थरों की औजार की जो है सो विशेष उल्लेखनीय है, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि हड्डियों का औजार हमें कहां से प्राप्त हुआ, किस काल में प्राप्त हुआ? तो नव पाषाण काल में प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? तो सारण के चिरांद से, वैशाली के चेचर से, है ना, इत्यादि आदि जगहों से हमें मिला है। इसके बाद चौथा काल जो है वह है ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल, इस काल के अवशेष निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो सारण के चिरांद, वैशाली के चेचर, सोनपुर, गया, मनेर, पटना के मनेर से, और गया के ताराडीह, सासाराम के सेनवार आदि से जो सो हमें ताम्र पाषाण काल के जो सो कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य इतने जगहों से हमें मिली है। तो ये था आपका पाषाण काल में बिहार की स्थिति। तो पाषाण काल में बिहार की स्थिति कहां से क्या साक्ष्य हमको मिला वो आप देखें। तो इसी तरह जो है सो पूरा पाषाण काल में जो है सो प्राचीन अवशेष पुराण काल में प्राप्त हुए। इसके अवशेषों में पत्थर की कुल्हाड़ी, उसके फाल, चाकू, खुरपी इत्यादि मिले जो औजार बने थे इसकी। और मुंगेर की भीमबांध, नालंदा, गया आदि से उत्खनन के दौरान यह प्राप्त हुआ था। उसके बाद मध्य पाषाण काल, जो बिहार के मध्य पाषाण काल के अवशेष मुख्यतः मुंगेर के भीमबांध से प्राप्त हुए और इसके अवशेष अविभाजित बिहार जब समय बिहार झारखंड एक था और इसकी सिंहभूमि रांची, पालुम, धनबाद तथा संथाल परगना से भी प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त औजारों में छोटे आकार के पत्थर के समान मिले हैं, जो जिसमें तेज धार और नोक है। नव पाषाण काल में, इस काल में अवशेष मुख्यतः उत्तर बिहार से प्राप्त हुआ है, जैसे में सारण के चिरांद से, वैशाली के चेचर से आदि जो सो प्राप्त पत्थर तथा हड्डियों के औजार जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसकी साक्ष्य वहां से सूक्ष्म और विशेष उल्लेखनीय है। सूक्ष्म मतलब छोटा भी और उल्लेखनीय भी है। उसके बाद ताम्र पाषाण काल, इस काल के अवशेष निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वह स्थान है सारण का चिरांद, वैशाली का चेचर, गया का सोनपुर, पटना का मनेर और गया का ताराडीह और सासाराम का सेनवार आदि से जो यह साक्ष्य मिला है। सोनपुर जो है सो कहने का मतलब हाजीपुर, सोनपुर इत्यादि, सोनपुर कई जगह का नाम है, इसलिए गया जिला में भी सोनपुर है, वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका बिहार का पाषाण काल में बिहार की स्थिति। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप इसको समझे हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं, याद रखेंगे इस चीजों को। तो आइए अब हम मिलेंगे वैदिक काल में बिहार का स्थिति कैसा था।
ठीक है, चलिए धन्यवाद। नमो नमः। इस कक्षा में वैदिक काल में बिहार, वैदिक काल में बिहार कैसा था उसको समझते हैं। ठीक, तो ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन के पूर्व ही, ऋग्वेद के अनुसार, अपने अनुसार नहीं, ऋग्वेद के अनुसार आर्यों के आगमन से पूर्व ही बिहार की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हो चुका था। जब बिहार में आर्य लोग नहीं आए थे उससे पहले ही बिहार में यहाँ संस्कृति और सभ्यता का अभ्युदय विकास हो चुका था। बिहार का आर्यकरण उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। बिहार का आर्यकरण कब प्रारंभ हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो सो आर्य लोग बिहार में आना प्रारंभ किया। इसी समय बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ और उत्तर वैदिक काल में ही बिहार सहित पूर्वी भारत में जो सो आर्य का आगमन हुआ। अथर्ववेद के शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव कथा की चर्चा है। अथर्ववेद के शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की चर्चा है, जिसके माध्यम से उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूर्व दिशा की ओर विस्तार का पता चलता है। किससे? तो अथर्ववेद के शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो उसमें एक कथा आती है, एक माधव और विदेह की, जिस कथा के माध्यम से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग पूर्व दिशा की ओर विस्तार कर रहे थे, है ना। इसके अनुसार आग के कारण बिहार के सदानीरा, जिसको गंडक नदी कहते हैं, गंडक नदी तक आर्यों का प्रसार हो पाया, है ना। इसमें गौतम ऋषि, राहुगण नामक ऋषि की भी चर्चा है ना। गौतम राहुगण नामक ऋषि की भी चर्चा है। आर्य का विस्तार में लोहा का उपयोग जो है सहायक साबित हुआ। लोहा का उपयोग उसके आर्य की जो विस्तारी करने में बहुत सहायक साबित हुआ, बहुत मदद मिला उसको। लोहे का औजार बनाना, लोहे के औजार से अभी तक के कितनी कार्य होता है, सारी कुछ लोहे की मशीन, उस समय लोहे के औजारों से वृक्ष काटना, घर बनाना, सड़क बनाना, तमाम तरह की बहुत सारी कार्य इससे हुआ। तो उसमें जो उसकी विस्तारी करने बहुत सारा हथियार बनाना युद्ध करने के लिए, तो इस समय प्रयोग हुआ है। आगे हम लोग समझेंगे, तो इसको ही समझते हैं। उसके बाद ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है और ऋग्वेद में कीकट क्षेत्र के प्रेमगंध नामक शासक का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के अनुसार यह बिहार को क्या कहा गया? कीकट। और उस समय बिहार में प्रेमगंध नामक शासक शासन करते थे यहाँ, है ना। और 12 पुराण में कीकट को अपवित्र कहा गया है। 12 पुराण में कीकट एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है और यह अपवित्र प्रदेश 12 पुराण के अनुसार कहा गया। विदेह राज का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। विदेह राज का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। लेकिन मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। यह याद रखिएगा कि विदेह का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में। मगध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में सर्वप्रथम, है ना। उसके बाद वाल्मीकि रामायण में मलद और करुण शब्द का उल्लेख आया है। किस शब्द का? मलद और करुण शब्द का उल्लेख आया है। मलद और करुण शब्द जो है बक्सर जिला, जो है बक्सर जिला, बक्सर के क्षेत्र के लिए यहाँ इसका प्रयोग हुआ है, जहां पर श्री रामचंद्र, भगवान श्री राम ने तारका नामक राक्षसी को मारा था, वध किए थे। तो तारका नामक राक्षसी जो है सो इसी क्षेत्र में रहते थे, बक्सर के क्षेत्र में। और भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी लेकर के आए थे, तो वहीं जो है उसका वध किया था, है ना। तो तारका नामक राक्षसी का वध बक्सर के जिला में हुआ था, बक्सर क्षेत्र में हुआ था। उस क्षेत्र का उल्लेख जो है वाल्मीकि रामायण में है। और उस समय उस क्षेत्र को जो है सो मलद और करुण नाम से उल्लेख है। कहां? वाल्मीकि रामायण में, ठीक, जहां श्री रामचंद्र जी तारका का वध किया। तो ये था आपका वैदिक काल में बिहार। ठीक, वैदिक काल में बिहार हमको लगता है आप लोग समझ गए हैं, है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है, समझ गए। तो आप पढ़ेंगे महाजनपद काल में बिहार की स्थिति। ठीक है, धन्यवाद।